जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो ग्रोथ होती है दैट टेक्स प्लेस इंटरनली। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो ग्रो करना पड़ता है। ग्रो करना क्यों जरूरी है? ठीक है, नहीं तो हमारे जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज नहीं होंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ की बात करते हैं। दैट मींस टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शो ग्रोथ। यस डेफिनेटली, बट उनका ग्रोथ इंटरनल नहीं होता, उनका ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होता है। सेल की ग्रोथ हो गई तो ग्रोथ एक सेल के रिस्पेक्ट में यही होता है कि प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़े। जहां जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना बच्चों, वहीं वहीं पर ग्रोथ चलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इंट्रोडक्टरी सेक्शन से, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे बच्चों? स्पेसिफिकली वी गोना टॉक अबाउट द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ, और हम ये भी देखेंगे बच्चों कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ विच टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें ग्रोथ की, वो भी प्लांट ग्रोथ की, तो हमें पता है ना बच्चों प्लांट क्या है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इजंट इट? और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो ग्रोथ होती है दैट टेक्स प्लेस इंटरनली, अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम प्लांट ग्रोथ के रिस्पेक्ट में याद करेंगे बच्चों, दैट द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। नंबर 1 लिखते भी चलेंगे बच्चों। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल ग्रोथ। क्या मतलब इंट्रिंसिक का? इंटरनल ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ क्यों जरूरी है? हम सबको पता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम ऐसे ही नहीं बने ना बच्चों, हमारे शरीर ने, हम एक जाइगोट से बने हैं, है ना, और हमने पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रखा है। तो हमें बेसिक पता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो ग्रो करना पड़ता है। ग्रो करना क्यों जरूरी है? ठीक है, नहीं तो हमारे जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज नहीं होंगे। हम एक सेल के नहीं बने, हम मल्टीपल सेल्स के बने हैं। उन मल्टीपल सेल्स को बनाने के लिए हमारा शरीर जो है, सेल है, उसने किया है डिवाइड। डिवीजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये हमने ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में, सेल साइकिल वाले चैप्टर में कवर कर रखा है। और सेल डिवीजन से होगा क्या बच्चों? ग्रोथ होगी। और हम किस ग्रोथ की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लांट ग्रोथ में जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ से होती है, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, और ग्रोथ होना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारा राइट है ना, राइट टू स्पीक, बहुत सारे राइट्स आप पढ़ते होंगे, उसी तरीके से प्लांट का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ग्रोथ। सो व्हाट वी गोना राइट? इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करें इसलिए मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट्स। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड में हम एक और बात करते हैं, एक चैप्टर है बच्चों हमारी एनसीईआरटी में, लिविंग वर्ल्ड। तो हम वहां पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ की बात करते हैं। दैट मींस टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शो ग्रोथ। यस डेफिनेटली, बट उनका ग्रोथ इंटरनल नहीं होता, उनका ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होता है। जैसे जब हम पहाड़ों पर चले जाते हैं तो आप देखोगे, अभी इस मौसम में चले जाओ तो पहाड़ों के ऊपर स्नो की एक्यूमुलेशन है, तो हाइट बढ़ जाती है ना, तो वो ऊपर से स्नो की एक्यूमुलेशन है। तो दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज सेड टू बी एक्सटर्नल ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। समर में जाएंगे, स्नो होगी नहीं, है ना, हाइट कम हो जाएगी, स्नो गायब हो गई। तो ऐसी ग्रोथ जो नॉन लिविंग में चल रही है, जो पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ रिवर्सिबल ग्रोथ। तो हमने क्या सीखा यहां से कि जो, देखो डिफरेंस समझ लो यहां पर, कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने अभी किसका एग्जाम्पल लिया बच्चों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने एग्जाम्पल लिया है माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स के ऊपर अभी इस मौसम में, विंटर में तुम्हें क्या दिखाई देगा? accumulation of snow from outside, accumulation of snow from outside। अगर बाहर से हुआ है, बाहर से ग्रोथ हुआ है, तो हम ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जब हम समर में जाएंगे बच्चों, अभी तुम्हें उस माउंटेन की हाइट ज्यादा दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि स्नो
की हाइट भी तो काउंट करो कि स्नो भी डिपॉजिट हुआ है, बट जब हम समर में चले जाए स्नो गल जाती है, पिघल जाती है, हाइट कम हो जाएगा, तो रिवर्सिबल हो गया ना। ठीक है, तो इनमें एक्सट्रिंसिक होता है और कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल। किसमें, नॉन लिविंग में। बट प्लांट हमारा क्या है, प्लांट हमारा कैसा स्पीशीज है बच्चों, प्लांट हमारा लिविंग है, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ कैसी होगी, उसमें ग्रोथ इंट्रिंसिक होगी। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हम लिखेंगे कि यहां पर जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, दैट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। जैसे यार हम अपने घर में बहुत सारे सीड्स रखे हैं, राजमा है हमारे पास, व्हाइट वाले चने हैं, ब्लैक वाले चने हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रात भर भिगो करके रख देते हैं, है ना। और हमने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी की भाषा में बताऊं तो ग्रोथ वो होती है जिसका मास बढ़ जाए या क्या बढ़ जाए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो जाए। तो जब हम सीड्स को ओवरनाइट भिगो करके रखते हैं, ठीक है, ओवरनाइट भिगो करके रखोगे पानी में, तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, वो फूल जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा। उसके बाद यार मान लो तुमने उसको धूप में रख दिया, डिहाइड्रेट करवा दिया, पानी सारा का सारा निकल गया, पहले वो फूल गए थे, मास बढ़ा लिया, तो हम बोलेंगे यार ग्रोथ हो गई, ठीक है, बोल सकते हैं। बट जब हमने डिहाइड्रेट करा दिया, पानी सारा का सारा निकल गया, तो ये किस तरीके का ग्रोथ था बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो वो जो सीड ने ग्रोथ शो किया था, तो हम रिवर्सिबल ग्रोथ कहते हैं। कैसी, रिवर्सिबल ग्रोथ। तो हम वैसे ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल। तो जब हम प्लांट में ग्रोथ की बात करेंगे तो वी आर स्ट्रिक्टली किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। और इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज किसका किसका होगा, किसकी किसकी हम बात करेंगे, जो भी एनसीईआरटी ने लिखा है लिख लेते हैं। Point number 1, we're gonna talk about part of plant, or you can say any specific organ of plant, और क्या हम बोल सकते हैं, सेल। मतलब प्लांट ग्रोथ किसी भी रूप में हो सकता है, बट वो ग्रोथ इरिवर्सिबल होनी चाहिए। और किसकी किसकी हो सकती है, किसी भी प्लांट पार्ट का ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा रूट की टिप ग्रो कर रही है, शूट की टिप ग्रो कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लांट ग्रोथ, बट वो ग्रोथ होनी इरिवर्सिबल चाहिए। ऑर्गन की साइज बढ़ जाए तो हम उसको भी ग्रोथ बोलेंगे, इरिवर्सिबल ग्रोथ। या सेल की जब साइज इंक्रीज होती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया कि हाउ प्लांट ग्रोथ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्रोथ को हम इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। तुम इसको अपने आंख से देख सकते हो, प्लांट की ग्रोथ हो रही है ना, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सिपिकुअस। कॉन्सिपिकुअस, कॉन्सिपिकुअस का मतलब कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड, कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मास वगैरह बढ़ता है, क्वांटिटी मास बढ़ती है, इसीलिए हम ग्रोथ को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव। जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना बच्चों, दैट इज वेरी यूनिक, दैट इज वेरी यूनिक। क्यों बोल रहे हैं हम यूनिक, बिकॉज प्लांट ग्रोथ इज indefinite, या हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। अच्छा, अगर हम अपनी बात करें और अपनी बात करें एनिमल्स की और प्लांट्स को कंपेयर करें उनकी ग्रोथ में, तो हम एक टाइम पीरियड तक ही ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली हम एक टाइम पीरियड तक ही ग्रो करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है 100 साल तक जिंदा है तब भी हम वही उसी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, वही रेट की ग्रोथ है, नहीं ना। प्लांट्स में क्या होता है यार, प्लांट्स का तुम एक, जैसे पीपल है, हम पीपल को क्या करते रहते हैं, पीपल जिसके भी आंगन में होता है ना, वो आंगन बहुत गंदा होते रहता है, क्योंकि उसका एक फ्रूट है जो गिरता रहता है ना, तो लोगों को पसंद नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, पीपल की जो टहनी है, ब्रांचेस को कटवाते रहते हैं।
बट एक बार हमने कटवा दिया तो क्या कभी दोबारा रीजनरेट नहीं करता? कर जाता है। ठीक है, मतलब प्लांट तब तक ग्रो कर सकता है जब तक वो जिंदा है, मरते दम तक ग्रो कर सकता है। तो ऐसी ग्रोथ को हम ओपन ग्रोथ बोलते हैं। बट क्या हमारे में इस तरीके की ग्रोथ है? नहीं, हमारे में एनिमल्स में जो ग्रोथ मिलती है बच्चों, दैट इज अ क्लोज्ड ग्रोथ। तो हमने अभी क्या सीखा कि प्लांट में ग्रोथ कैसी है? इनडेफिनेट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? दैट इज अ यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट। इसके अलावा अभी हमने एक और टर्म सीखा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ओपन होती है। ओपन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ओपन का मतलब कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ स्पैन। मैं ओवरऑल प्लांट बॉडी की बात कर रही हूं, ओवरऑल प्लांट बॉडी की। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है ओवरऑल उसकी ग्रोथ ओपन है। नहीं तो आप सोच रहे होगे कि मैम जो लीव्स होते हैं वो तो झड़ जाते हैं। सही बात है, जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, है ना, और जो फ्लावर है वो तो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक फ्लावर शुरुआत में लग गया वही फ्लावर अंतिम तक टिका रहता है प्लांट में, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स ये हमेशा नहीं रहते। तो ये जो पार्ट्स हैं प्लांट के, ये कैसी ग्रोथ शो करते हैं? ये क्लोज्ड ग्रोथ शो करते हैं। अदरवाइज नहीं तो ओवरऑल अगर प्लांट की बात करें, हम ओवरऑल हम प्लांट की बात करें, चाहे रूट की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें, ओवरऑल कैसी ग्रोथ होती है उनकी? ओपन ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है जो प्लांट ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या है? लिखते हैं इसको। लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ अकर एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ग्रोथ अकर एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ऐसा क्यों है? प्लांट्स में ग्रोथ कराता कौन है? कौन करा रहा है प्लांट्स में ग्रोथ? तो हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ोगे भी आप, एनाटॉमी, जिसमें हम टिश्यू की बात करते हैं, है ना। तो उसमें हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होता है। 9th क्लास में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होगा, हम उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं हम? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल कहां पर मिलता है बच्चों? ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मिलता है प्लांट्स के केस में। ठीक है, और यही है जो बार बार डिवाइड करता रहता है, कंटिन्यूअस होता है, तभी हम प्लांट की ग्रोथ को क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। क्योंकि बार बार डिवाइड करता रहेगा, नए सेल्स को ऐड करता रहेगा टिल उनके मरने तक, इसीलिए प्लांट ग्रोथ इज ओपन। और ये जो मेरिस्टेम है, अभी हमने पढ़ा कि यही मेरिस्टेम है जो डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ करा रहा है ना। बट ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं ना बच्चों, दे आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये हर जगह नहीं मिलते क्योंकि इनकी लोकेशन ही बहुत लोकलाइज्ड होती है। इसीलिए हम प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि जहां पर होंगे बच्चों वहीं का तो ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। सो हमने पढ़ लिया है लोकलाइज्ड ग्रोथ क्या होती है। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ कब होगी? ग्रोथ हम कब बोलते हैं ग्रोथ होगी? कहां पर लिखे? हाँ, ग्रोथ तब होती है बच्चों जब एनाबॉलिज्म वुड बी ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिंथेसिस होना, किसी चीज का सिंथेसिस होना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन होना। ऑब्वियसली बच्चों, अगर शरीर में किसी भी ऑर्गेनिज्म में ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है रादर देन सिंथेसिस, तो ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो सकती है ना। सिमिलरली ग्रोथ तभी होगी जब सिंथेसिस, दैट इज एनाबॉलिज्म, वुड बी ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। तो हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू दी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ हो रही है, प्लांट ग्रोथ हो रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है?
क्योंकि मैम आपने बोला इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसको मेजर भी कर सकते हैं? चलो आओ देखते हैं कि इट इज मेजरेबल और नॉट। डेफिनेटली द ग्रोथ इज मेजरेबल, ठीक है। सो ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं बच्चों? अगर मैं एक सेल की बात करूं, ग्रोथ को अभी तो हमने प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ा, अब एक प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट अ सेल, तो सेल कैसे ग्रोथ करता है? सेल ग्रोथ करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट जब इंक्रीज हो जाए तब हम बोलते हैं कि एक सेल की ग्रोथ हो गई है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म को हमने डिफाइन कर रखा था सेल वाले चैप्टर में, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ आ गया है ना। दैट मीन्स अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाए, या तुम ये कह लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, इन सब का कंटेंट बढ़ जाए, दैट मीन्स ग्रोथ हो गई है। दैट फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है। उस प्रिपरेटरी फेज में वो क्या करता है? अपने सेल की साइज बड़ी करता है ना। तो साइज बड़ी होने में क्या होता है? उसका जो वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, उसकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूलेशन। सो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। इंक्रीज वैक्यूलेशन का मतलब क्या है? वैक्यूल का जो साइज है, नंबर है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, डिवीजन के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। साथ ही साथ जो भी प्रोटोप्लाज्म कंटेंट था, तुम माइटोकॉन्ड्रिया कह लो, तुम गोल्जी कह लो, तुम ईआर कह लो, यहां पर सब एक एक थे। अब यहां पर ये जो कंटेंट्स हैं, ये सब तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया 2 दिखाई दे रहा है, ईआर 2 दिखाई दे रहा है, गोल्जी 2 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सेल की ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ एक सेल के रिस्पेक्ट में यही होता है कि प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ना। बट यार इसको देखना ही बड़ा डिफिकल्ट है, तुम अंदर घुस के कैसे देखोगे, है ना। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ रहा है एक सेल के अंदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नोट डाउन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। तो भैया फिर हम ग्रोथ मेजर कैसे करें? जब इट इज सो डिफिकल्ट, देन हाउ द ग्रोथ विल बी मेजर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट निकाल के ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास देयर आर सर्टेन इनडायरेक्ट मेजर्स, ठीक है। दिखते हैं यार, देखो अभी तक हमने क्या लिखा है? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को हमने यहां पर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है? एक सेल के रिस्पेक्ट में। तो सेल की ग्रोथ हम कब कहते हैं? जब प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या हो जाए? बढ़ जाए। But this increase in protoplasmic content, it is very difficult to observe, very difficult to measure कह लो, calculate कह लो। Therefore, indirect measures are used to calculate or measure the growth, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों वो सारे इनडायरेक्ट मेजर्स की, जिसका इस्तेमाल करके हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट। बार बार इन प्लांट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर कंसर्न विथ प्लांट ग्रोथ ओनली, ठीक है। तो और देखते हैं बच्चों कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। सो यस, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो व्हाट वी कैन डू, because there are so many colorful pens, we can switch off the light, so yes, it would be better. Okay, so what we gonna do, we gonna talk about each and every component, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ है कि ग्रोथ को एस्टिमेट करना है, मतलब ग्रोथ को मेजर करना है। उस मेजर करने के लिए हमारे पास ये सारे तौर तरीके हैं, तो एक एक करके सारे बात करेंगे। सबसे पहले है बच्चों इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन मास। क्या बच्चों, इंक्रीज इन मास है ना, दैट मीन्स जो मास है अगर वो बढ़ जाए। अब मास, यहां पर मास का मतलब क्या है बच्चों, मास का मतलब तो वेट ही है। अब वेट दो कैटेगरी का दिया हुआ है, वन इज ड्राई वेट एंड वन इज फ्रेश वेट। वन इज ड्राई वेट एंड वन इज फ्रेश वेट। ड्राई वेट का मतलब क्या है, ड्राई वेट का मतलब है बच्चों यहां पर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, माइनस वाटर। फ्रेश वेट का मतलब क्या है, यहां पर पानी है, मॉइस्चर है। यार अगर तुम एक पत्ती तोड़ करके लाओगे ना और उस पत्ती को ऐसे वेट करोगे तो उस पत्ती की वेट में पानी का वेट एडेड होगा। तो आप खुद सोचो, क्या वो पानी वाला वेट एक्यूरेट वेट है उस लीफ का? नहीं। यार तुम्हारा नॉर्मल वेट है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नॉर्मल 55 है, तो हम 3-4 ओवरकोट पहन लो, ठंड बहुत है क्योंकि, अब वो 3-4 ओवरकोट पहनने के बाद तुम अगर मेजर करोगे तो क्या वो तुम्हारी बॉडी का एक्यूरेट वेट होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि उसमें ओवरकोट के वेट्स भी, या लेदर जैकेट्स पहन लो बहुत सारे, उसके ऊपर ओवरकोट्स पहन लो तो उसमें जैकेट्स का भी वेट एडेड होगा, दैट इज नॉट एक्यूरेट वेट। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर वेट में, चाहे वो कोई भी ऑर्गन का वेट हो, उसमें पानी एडेड होगा तो वो उसका एक्यूरेट वेट नहीं है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी है। पानी का मतलब से यहां से क्या समझ रहे हो बच्चों? पानी का मतलब है मॉइस्चर के कंटेंट से। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि कौन से वाले को प्रेफर करना चाहिए, कौन से वाले को प्रेफर करना चाहिए? ड्राई वेट, इट इज मोस्टली प्रिफर्ड। तो अगर हमें ग्रोथ को मेजर करना है तो हम वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके के वेट हैं, ड्राई और फ्रेश, बट हमें इस्तेमाल किसका करना चाहिए? फ्रेश वेट का, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी। तो हमने एक पढ़ लिया है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड इंक्रीज इन ड्राई वेट। अगर ये वेट बढ़ रहा है दैट मींस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा है बच्चों इंक्रीज इन लेंथ। क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। अगर लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, बच्चा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है। बचपन के टाइम जब बच्चा ग्रो करता है ना, मतलब छोटा होता है, तो आपने देखा होगा बड़ी जल्दी में ग्रो करता है, लेकिन बाद में उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही होती है ना, क्योंकि शुरुआत में रेट थोड़ी फास्ट होती है, सबको पता है। तो जब बचपन में वो उसकी हाइट बढ़ रही है, तुम कह सकते हो ना ग्रोथ हो रही है। सिमिलरली प्लांट में अगर किसी चीज का लेंथ बढ़ रहा है तो भी तो हम कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है। किस किस का लेंथ बढ़ सकता है? एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट टिप, रूट टिप प्लस शूट टिप, रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। और हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंक्रीज इन, हम बोलते हैं बच्चों, आप पढ़ोगे 12th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे कि जब पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है? पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमीट है, तो वो मेल गैमीट लेकर के फीमेल के पास जाएगा, ठीक है। बाद में रब कर देंगे क्योंकि हमें स्पेस यूटिलाइज करना है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर क्या गिरा करके? स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन को अपनी ग्रो करनी है, तो अपनी ग्रोथ करने के लिए एक ट्यूब एक्सटेंशन बनाता है, तो हम इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। फिर ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? ये ट्यूब ग्रो होते चली जाती है, मतलब लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब। उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा? उसको भी कंसिडर किया जाएगा एज अ ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहां पर हमने लिखा हुआ है इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। इंक्रीज इन सेल नंबर को कैसे समझोगे? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेकर के। यार ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, इस एज इट इज क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। तो इंक्रीज इन सेल नंबर में जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो वाटरमेलन का लिया हुआ है, वाटरमेलन के एक सेल का लिया हुआ है कि वाटरमेलन का सेल जब साइज में इंक्रीज करता है तो कितना इंक्रीज कर सकता है बच्चों? अप टू 3,50,000 टाइम्स,
कितना इंक्रीज कर सकता है? 3,50,000 टाइम्स। तो ये उसका क्या दिखा रहा है? ये उसकी साइज में इंक्रीज दिखा रहा है। तो बच्चों अगर साइज इंक्रीज कर रही है किसी भी सेल की, दैट मीन्स क्या हो रहा है? दैट मीन्स ग्रोथ चल रही है। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने तरीके पढ़ लिए कि अगर वेट इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो भी ग्रोथ हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक चीज का, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। साइज में इंक्रीज हो रहा है, एग्जाम्पल के साथ लिया है, तो भी हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा 3 और पैरामीटर्स हैं बच्चों। इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो भी ग्रोथ है। वॉल्यूम वाला चीज हम कब लेते हैं? कब हम इस वाले पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम वाला पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स के लिए। स्टोरेज ऑर्गन्स कौन होते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो मॉडिफाई हो जाते हैं किसी ना किसी चीज को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे जिंजर, जैसे पोटैटो, ये सारे क्या हैं? स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो उनके रिस्पेक्ट में तुम्हें उनका देखना है कि अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसमें तुम्हें कौन सा पैरामीटर का इस्तेमाल करना चाहिए? वॉल्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उनमें वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मीन्स ग्रोथ हो गई है। इसके अलावा फ्रूट्स, इसके अलावा फ्रूट्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बच्चों इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एज अ पैरामीटर कब इस्तेमाल करते हैं? सरफेस एरिया वाला इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई फ्लैट ऑर्गन्स का ग्रोथ देखेंगे। फ्लैट ऑर्गन कौन सा होता है प्लांट में बच्चों? लीव्स। लीव्स है ना फ्लैट, 2 सरफेस है ना, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो लीव की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंक्रीज इन सेल साइज लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया ना, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर जो हमने लिया है वो इंक्रीज इन सेल साइज लिया है। ठीक है, यहां पर जो हम पढ़ेंगे अब एक रह गया, दैट इज इंक्रीज इन सेल नंबर। तो इंक्रीज इन सेल नंबर मतलब ऑब्वियसली यार नंबर में बढ़ोतरी हो जाए, नंबर इंक्रीज हो जाए, तो भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। वो एग्जाम्पल किसका है? मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? सुन लो, बोला था ना ये रब कर देंगे क्योंकि हमें यहां की स्पेस चाहिए। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? कि मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होते हैं बच्चों? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अगर मैं रूट एपिकल बोल रही हूं, दैट मींस ये मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? रूट के एपिक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ऐसे मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, हिंदी में लिख लिया करो बच्चों, वो मेरिस्टेम जो रूट के एपेक्स में प्रेजेंट हो, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका एग्जांपल क्यों लिया एनसीईआरटी ने? कि अगर ये डिवाइड करेगी, ये मेरिस्टेम डिवाइड करती है टू फॉर्म 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। दैट मीन्स एक मेरिस्टेम डिवाइड करके 1 घंटे में 17,500 नए सेल बना सकती है। तो आप खुद ही दे सकते हो बच्चों, जो डिवीजन का रेट है वो कितना ज्यादा है इन केस ऑफ मेज, और मेज में भी किसमें? रूट एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, तो बच्चों हमने इतने सारे पैरामीटर्स देखे हैं, और ये पैरामीटर्स आपको क्या बताते हैं कि ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाएगा। हमने इन इनडायरेक्ट मेजर्स को क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्ट तरीका क्या था? प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को मेजर करना, बट वो डिफिकल्ट था, इसीलिए हमने इन सारे इनडायरेक्ट मेजर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया ग्रोथ को मेजर कैसे करना है। इसके बाद वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फेजेस का मतलब स्टेजेस। ठीक है, फेजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? different stages of growth। which growth बच्चों? plant growth। ठीक है, तो हम 3 स्टेजेस या फेजेस के बारे में जिक्र करेंगे। एक है फेज ऑफ सेल डिवीजन।
फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। दूसरा है फेज ऑफ इलॉन्गेशन, तीसरा है फेज ऑफ मैच्यूरेशन, फेज ऑफ मैच्यूरेशन। तो ये 3 फेज है बच्चों, ठीक है, जो प्लांट में दिखाई देते हैं, और हम एक एक करके अब पढ़ेंगे कि तीनों फेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला फेज दैट इज फेज ऑफ सेल डिवीजन। फेज ऑफ सेल डिवीजन को मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरिस्टेमेटिक फेज। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये वही चलती है अकर इन पार्ट वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? वैसे तो ये टॉपिक हम 11th क्लास के एनाटॉमी में पढ़ते हैं, बट लेट मी टेल यू, नाम आ गया तो यू शुड नो, बिकॉज थोड़ा सा जिक्र हमारी एनसीईआरटी में भी है कि कहां कहां पर बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहां कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इस बेसिस पर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। लेट मी टेल यू दैट। ये देखो, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, या हम इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो जहां जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना बच्चों, वहीं वहीं पर ग्रोथ चलेगी, ठीक है। और ऐसी ग्रोथ को, ऐसी फेज को हम मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं या फेज ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर मेरिस्टेम है तो वो डिवाइड ही करवाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं फेज ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो 3 तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। जो एपेक्स पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल। इंटर कैलरी का मतलब होता है दे आर इंटरकैलेटेड। ध्यान से सुनना, ये एक चैप्टर में लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, इंटरकैलेटेड बिटवीन 2 मेच्योर टिश्यू, बिटवीन 2 मेच्योर टिश्यू, या यू कैन से परमानेंट टिश्यू। अब ध्यान से सुनना, मैम क्या बताने जा रही है। इसमें जितने भी ग्रीन पार्ट्स है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे मेरिस्टेम है। ये भी मेरिस्टेम है, ये भी मेरिस्टेम है। ग्रीन वाला, ये सारे ग्रीन वाले जो हिस्से ना बच्चों, ये सारे मेरिस्टेमेटिक हिस्से हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन। और इसमें जो व्हाइट सेगमेंट दिखा रखा है ना, ये सारे, एक सेकेंड, इसमें जो सारे व्हाइट सेगमेंट दिखा रखा है ना, ये सारे के सारे परमानेंट टिश्यू हैं। क्या है बच्चों? परमानेंट टिश्यू। तो आपको पता है परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? दे डू नॉट डिवाइड, नो डिवीजन, ठीक है। मतलब वही हिस्सा डिवाइड कर सकता है जो मेरिस्टेमेटिक है, यहां ये कह सकते हैं जहां पर मेरिस्टेम मौजूद है, ठीक है। तो ग्रीन हिस्से सारे मेरिस्टेम वाले। अब देखो ये इंटर कैलरी, इंटर कैलरी 2 परमानेंट के बीच में है ना, इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 मेच्योर टिश्यू और बिटवीन 2 परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और फिर एक होता है बच्चों, ये वाला जो मेरिस्टेम हमने लिखा है ना, दिस इज अ लेटरल मेरिस्टेम। क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों? लेटरल का मतलब होता है साइड में। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल साइड में मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो इनका जो नाम है ये किस बेसिस पर है कि मेरिस्टेम प्रेजेंट कहां पर होते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे ये मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है वहां वहां पर चलेगी मेरिस्टेमेटिक फेज या फेज ऑफ सेल डिवीजन। एक और चीज, यहीं से एक और बात समझेंगे हम कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, जैसे ये कहां पर मौजूद है? ये अभी मौजूद है, ये क्या है? हमारा शूट है। तो ये वाला जो मेरिस्टेम है ये अभी यहां पर मौजूद है, मतलब शूट के एपेक्स में मौजूद है, तो हम इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और अगर मान लो ये सॉइल है और ये नीचे रूट है, ध्यान से सुनना बच्चों, रूट है, तो रूट का भी तो एपेक्स होगा ना। तो रूट के एपेक्स में जो मेरिस्टेम मौजूद होता है दैट इज टर्म्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने सारे मेरिस्टेम्स के पोजीशन देख लिए,
ठीक है, सारे मेरिस्टेम्स के बच्चों पोजीशन देख लिए हैं। तो हमने यहां पर लिखा था कि ये उन पार्ट में होगा जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डिवीजन। सबसे पहला फेज होता है ग्रोथ का, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, जहां पर सेल डिवीजन वाला फेज शुरू होता है। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कैसे पहचानोगे कि ये वाली फेज चल रही है, तो वो देख लेते हैं बच्चों। अगर ये डिवीजन फेज में है तो हमें पता है डिवीजन चलेगी तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। बार बार एक सेल डिवीजन में है मतलब बार बार वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कर रहा है, मतलब तुरंत ताजा ताजा ही डिवीजन करके निकला है, तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी वो बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो अभी सारे फ्रेश बने क्योंकि सेल अभी डिवाइड करके निकला है, तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट होगा वो भी क्या होगा, डेंस। साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी की है इन्होंने डिवीजन के दौरान, सो दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म आल्सो। ठीक है, अभी सेल नया ताजा बन करके निकला है, तो सेल वॉल की थिकनिंग शुरू नहीं हुई है। ठीक है, दैट मींस जो सेल वॉल का नेचर है बच्चों वो कैसा है, सेल वॉल का नेचर प्राइमरी है, और हमने पढ़ा हुआ है सेल में प्राइमरी है मतलब थिकनिंग नहीं होगी, इट इज थिन। और ऐसे सेल्स जो होते हैं बच्चों, यहां पर लिखते हैं, जो इस डिवीजन में बनते हैं, दे हैव अबंडेंट, ठीक है, जो नए सेल्स बन रहे हैं इस डिवीजन में, इस फेज में, दे हैव अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस, सो दैट कि सारे के सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं और अपना जो भी कंटेंट है वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सबसे पहला फेज है सेल डिवीजन का, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक फेज या फेज ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सेकेंड फेज आता है ग्रोथ में, जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन फेज या फेज ऑफ एनलार्जमेंट। तो जैसा हमने बोला था मेरिस्टेमेटिक फेज क्या है, पहला फेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। तो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन मैंने आपको एक जगह पर समझाया था, और सुन लो व्हाट इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। ये देखो, यहां पर हम क्या समझ रहे थे बच्चों कि सेल ग्रो कर रहा है ना, तो यहां पर वैक्यूल का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट था वो भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो जब सेल ग्रोथ कर रहा है तो उसमें एक फेज आ रही है इनलार्जमेंट फेज। क्या, कौन सी फेज आ रही है, इनलार्जमेंट फेज। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इंक्रीज वैक्यूलेशन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है कि जो नंबर है एंड जो साइज है वैक्यूल का, दैट इंक्रीजेस। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं इलोंगेशन फेज में, मतलब सेल क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, इनलार्ज कर रहा है, दैट मींस वो मेच्योरिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो यार अभी तो जो सेल बना था उसमें तो सिर्फ प्राइमरी वॉल थी, जब वो मेच्योरिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, थिकनिंग होगी, दैट मींस न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, दैट मींस सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। और आपको पता है सेकेंडरी वॉल हमेशा इनर टू प्राइमरी बनती है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर नया सेल वॉल डिपॉजिट हो रहा है मतलब थिकनिंग स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट हो रही है बच्चों, थिकनिंग स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये दो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े बच्चों, किसके, फेज ऑफ
इनलार्जमेंट के या सेल इलोंगेशन के। और क्या होगा बच्चों, और क्या होगा इस फेज में, जो सेल साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किसके, सेल इनलार्जमेंट फेज के या फेज ऑफ इनलार्जमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, यार यहां पर ना सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही इनलार्जमेंट या इलोंगेशन है, इससे रिलेट करना। अब जो इसके बाद फेज आता है बच्चों, दैट इज मैच्योरेशन फेज, या तुम कहोगे फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ती है, याद करो यार, हमने एक सेल साइकिल पढ़ा था। सेल साइकिल वाले में हमने पढ़ा था एक सेल है, जब डिवाइड करता है तो वो प्रिपरेटरी फेज में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, G1 SG2, जिसमें आपको प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो डिवाइड करके निकल जाता है M फेज से। तो हमने वहां पर पढ़ा था एक सेल है, सेल साइकिल में गया, सेल साइकिल में जाने के बाद वो 2 डॉटर सेल बना करके निकल जा रहा है। अब ये डॉटर सेल दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ध्यान से सुनते रहे, दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करेंगे। दैट मींस ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, दे वांट टू डिवाइड, और ऐसे डिवाइडिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। बट कभी कभार क्या होता है यार, कोई एक सेल जब जीवन में आती है तो जीवन में देखती है उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है, तो वो जीवन छोड़ करके ये एग्जिट मार जाती है और कहां चली जाती है, G0 स्टेज में। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि G0 स्टेज में जाकर के वो क्या करती है, वो डिफरेंशिएशन करती है। क्या करती है बच्चों, डिफरेंशिएशन करती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो सेल क्या करती है, स्पेशलाइज करती है अपने आप को, ठीक है। और वहां पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिया था हमने कि यार हमें डॉक्टर बनना है, तुम सारे बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला जो हम कोर्स डिग्री लेते हैं दैट इज MBBS। बट यार MBBS हर कोई कर रहा है, हर कोई इन द सेंस जो भी डॉक्टर वाले कोर्स में एडमिशन ले रहा है, एवरीवन इज डूइंग दैट। स्पेशलाइजेशन हमें कब मिलती है, उसके बाद हम जाकर के क्या बनते हैं, जैसे कुछ बच्चे एनेस्थीसिया वाला डिपार्टमेंट ले लेते हैं, कुछ गर्ल्स गायनी या ऑप्स में चले जाते हैं, कुछ डर्मा स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ ठीक है सर्जन वाले स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल जनरल फिजिशियन होते हैं। दैट मींस तुम क्या हो रहे हो, तुम एक स्पेसिफिक फील्ड में ही स्टडी कर रहे हो, है ना, तुम एक स्पेसिफिक फील्ड में ही स्टडी कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन, जो करना जरूरी है। और अगर बहुत सारे बच्चों को पढ़ना होता है ना, तो वो और सुपर स्पेशलाइज करते हैं, या कोई हार्ट सर्जन बन जाता है, जनरल सर्जन तो नॉर्मल है, कोई और स्पेशलाइज हो जाता है तो कोई हार्ट सर्जन बन जाता है, कोई न्यूरो सर्जन बन जाता है ना। दैट मीन्स तुम स्पेशलाइज हो रहे हो, व्हाई, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलरली एक सेल को जब मेच्योर होना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हम इसको सेल साइकिल से भी रिलेट कर सकते हैं, जो हमने सेल में पढ़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक होता है जब एक सेल डिफरेंशिएट करती है तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन भी करती है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी शो करती है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो तुम भी डिफरेंशिएट करोगे, मतलब तुम लोग भी जब स्पेशलाइजेशन करोगे तो तुम्हारी किताबें भी बदल जाएंगी, और किताबों के साथ तुम्हारा OPD भी बदल जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना, अच्छा सोचना है। सिमिलरली जब एक सेल डिफरेंशिएट करती है तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, दे एक्वायर परमानेंट शेप एंड साइज। जैसे अगर मैं बात करूं नर्व सेल्स दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। दैट मींस नर्व सेल कौन सी स्टेज में मौजूद है, G0 स्टेज में। दे आर रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल, और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म। तो आपको पता है नर्व सेल का अपना प्रॉपर शेप है और साइज है, हेड से टो तक जाती है, सबसे बड़ी सेल है ना। तो उस ऐसे डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं, जब स्ट्रक्चर में चेंज आकर के वो डिफरेंशिएट करती हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है,
that they undergo differentiation to perform specific function, to perform specific function. जैसे नर्व सेल क्या कर रही है, नर्व सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, नर्व इंपल्स का कंडक्शन. ये तो मैंने जूलॉजी एनिमल्स वाले एग्जांपल ले लिए. अगर मैं आपको प्लांट सेल के एग्जांपल से बताऊं तो प्लांट में भी यार डिफरेंशिएशन मौजूद है. जैसे अगर सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो वो कोई भी थोड़ी कर सकता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन कर रहा है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज डन बाय root hairs. That means root hairs are specialized root cells for this purpose, है ना. दूसरा मैं बोलती हूं, मैंने कहा कि यार फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, तो क्या इतना कहना है ठीक है? लीव्स में भी कोई एक पर्टिकुलर सेल है ना जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है. पढ़ा है हमने पूरा चैप्टर, और उन सेल का नाम क्या है? मीजोफिल सेल. तो हम क्या लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? Photosynthesis is performed by mesophyll cells. तो mesophyll cells, they are structurally as well as physiologically differentiated. For which purpose? For the purpose of photosynthesis. तो अभी हमने क्या देखा है बच्चों? अभी हमने देखे हैं different phases of growth. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों. तो हम बात करेंगे कुछ अलग टर्म्स की. ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों. अब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ की. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ. तो यार एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम एक बेसिक चीज पढ़ते हैं कि ग्रोथ जो प्लांट्स में चलती है ना बच्चों, देयर आर टू टाइप्स. ठीक है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ. क्या हम बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ. और एक ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर जो दिखाई देती है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ? उस पर भी थोड़ी बात करेंगे बच्चों. जस्ट अ सेकेंड. यस, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी ग्रोथ, या जब एक प्लांट होता है तो प्लांट अपना लेंथ भी इंक्रीज करता है ना. और आपने देखा होगा जब ह्यूज ट्री होते हैं वो विड्थ में बहुत मोटे होते हैं, है ना. वो मतलब प्लांट अपना विड्थ भी इंक्रीज करता है. अगर वो अपना प्लांट लेंथ इंक्रीज करता है तो ऐसी ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि हमने बोला था ना लेंथ इंक्रीज हो तो भी वो ग्रोथ कहलाती है. और ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ. तो लिखते हैं बच्चों कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट. increase in length of the plant. Secondary growth क्या होता है बच्चों? Increase in width. Increase in width. या हम बोलते हैं girth, या हम बोल सकते हैं इसको बच्चों thickness, या हम इसको बोलते हैं diameter. जो भी वर्ड आए आपके ऑप्शन में, diameter of plant. जैसे एक छोटा सा आम का पेड़ है, जब वो यंग अपने स्टेज पर है तो आप उसको इतना मोटा होते हुए नहीं देखते हो. वो शुरू में क्या करता है? अपने लेंथ को इंक्रीज करता है. मतलब शुरुआत में वो कौन सी ग्रोथ कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ. धीरे धीरे वो आम का पेड़ बड़ा होता है, तो जब वो और मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो आपने देखा होगा वो मोटा भी हो जाता है. आप देखो कितनी थिक स्टेम होती है उसकी. दैट मीन्स उसके स्टेम ने क्या किया है? अपना मोटापा इंक्रीज किया है, थिकनेस इंक्रीज की है बच्चों. और उस मोटापे वाली ग्रोथ को क्या बोलते हैं? जब चारों तरफ से वो फैल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, रूट भी आपने देखा होगा कितने मोटे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ हुई है रूट में. अगर रूट लंबा हो रहा है तो उसकी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, अगर रूट मोटा हो रहा है तो उसकी कौन सी ग्रोथ हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, तो लिखते हैं यार ये मिलेंगे कहाँ? प्राइमरी ग्रोथ तो बच्चों तुम्हें हर किस्म के प्लांट में दिखाई देगा. इट अकर इन ऑल प्लांट्स. ठीक है, ये तुम्हें कहां पर दिखाई देते हैं? इट अकर इन डाइकॉट्स. डाइकॉट्स क्या होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म होते हैं. हमें लगता है कि हर एंजियोस्पर्म के पास सेकेंडरी ग्रोथ देखने का मिलता है. नहीं, ये एंजियोस्पर्म में दो ग्रुप्स आता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट. तो ये मोनोकॉट्स में दिखाई नहीं देते. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों कि सारे के सारे एंजियोस्पर्म में तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देगी, नो, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, और किस में दिखाई दे सकते हैं बच्चों? ये दिखाई दे सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स में.
दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स है, ठीक है। एंजियो और जिम्नो, एंजियो में पर्टिकुलरली कहां पर दिखाई देता है, डाइकॉट्स में दिखाई देता है। क्यों डाइकॉट्स में दिखाई देते हैं, क्यों मोनोकॉट्स में नहीं दिखाई देते, इसका भी रीजन होता है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम एक चैप्टर इसके कंसर्न पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड, दैट इज एनाटॉमी। अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों की कराता कौन है। प्राइमरी ग्रोथ इट इज डन बाय, प्राइमरी ग्रोथ इट इज डन बाय टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। एक होता है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, और कौन कराता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों मेरिस्टेम मिलकर के क्या करा सकते हैं बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है, दिस इज डन बाय, दिस इज डन बाय लेटरल मेरिस्टेम, दिस इज डन बाय लेटरल मेरिस्टेम। मैंने आपको बच्चों मेरिस्टेम इनके नाम बता रखे हैं। ये मेरिस्टेम किस पर बेस्ड होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू दैट डायग्राम अगेन। ये देखो, ये 3 मेरिस्टेम्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम क्या कराता है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट का मोटापा इंक्रीज होना। क्या होना, प्लांट का मोटापा इंक्रीज होना, ठीक है। आप देखो लेटरल मेरिस्टेम साइड में है, ये बढ़ते चले जाएंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी, और उसी थिकनेस के बढ़ने को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज डन बाय लेटरल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी, ये क्या है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, इंटर कैलरी। ये क्या कराता है, लेंथ इंक्रीज कराता है प्लांट की। और एपिकल भी क्या कराता है बच्चों, लेंथ इंक्रीज कराता है। अगर ये एपिकल शूट वाला एपिकल है तो ये शूट की लेंथ को इंक्रीज कराएगा, हाइट बढ़ जाएगी शूट की। अगर ये वाला एपिकल रूट का है तो रूट की लेंथ इंक्रीज कराएगा, रूट की हाइट बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें याद रखना है बच्चों कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है, ये प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। एक एनसीईआरटी में और डायग्राम है, इसको भी देख लो, इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, जो शूट पे प्रेजेंट हो, मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो मेरिस्टेम जो शूट के एपेक्स में प्रेजेंट हो उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। वो मेरिस्टेम जो रूट के एपेक्स में प्रेजेंट हो उसको रूट एपिकल बोलते हैं, ठीक है। और इन मेरिस्टेम्स का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम्स का काम होता है लेंथ इंक्रीज कराना, प्राइमरी ग्रोथ कराना। वेसिकुलर कैम्बियम साइड में प्रेजेंट है, तो देखो कैसा लिख रहा है बच्चों, ये कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज लुकिंग लाइक अ सिलेंडर, इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और साइड में है तो करता क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ठीक है। क्या करता है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अब देखो, क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये भी क्या है हमारा, प्राइमरी मेरिस्टेम। लेटरल वाला क्या करा रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है ना। ऐसे याद रखना है आपको, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों इनको प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है, इसका भी रीजन होता है, लेटर ऑन आई विल टेल यू। तो ये पढ़ लिया हमने बच्चों, ठीक है। हमने पढ़ लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो प्लांट में चलती है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है बच्चों, ये इस टॉपिक का कंसर्न टॉपिक लेक्चर नहीं है, ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट। व्हाट इज ग्रोथ रेट, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं ना यार, हमने मेज की बात की थी कि मेज एपिकल मेरिस्टेम कितना जल्दी डिवाइड करता है कि 1 घंटे में इतने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर सके, है ना, कि 1 घंटे में वो 17,500 नए सेल बना दे रहा है। दैट मीन्स उसका जो रेट है ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा हाई है। तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं बच्चों, ग्रोथ रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कैसे डिफाइन किया हमने, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और हमारे एनसीईआरटी में 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट दे रखे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट जिनका इस्तेमाल करके हम ग्रोथ को देख सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। जैसे एक है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट,
अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, और एक हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बच्चों जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। क्या पढ़ना है? जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है बच्चों, एक सेल है, ठीक है, ये करेगा डिवाइड। क्या करेगा बच्चों? डिवाइड, डिवीजन में जाएगा। तो डिवीजन में जाने के बाद ये क्या बनाएगा? दो सेल बनाएगा, है ना, दो नए सेल बने। अब इन दो नए सेल में से जो एक नया सेल बनता है ये क्या कर जाता है? ये कर जाता है डिफरेंशिएट। और हमें पता है बच्चों अगर कोई चीज डिफरेंशिएट कर जाती है दैट मीन्स वो जी नॉट में जाकर के बैठ गई है। दैट मीन्स, और हमें पता है कि जी नॉट में देयर इज नो डिवीजन। दैट मीन्स मेरे बच्चों ये जो दो नए सेल बन करके आते हैं उसमें से ये वाला आगे डिवाइड नहीं करता है, ये वाला आगे डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला किस में जाएगा? डिवीजन में जाएगा। और जब ये डिवीजन में जाएगा तो फिर से दो नए सेल बनाएगा, ठीक है। अब फिर से जो दो नए सेल बनते हैं इसमें से एक किस में चला जाता है? इसमें से एक फिर से किस में चला जाता है बच्चों? डिफरेंशिएशन में। किस में चला जाता है? डिफरेंशिएशन में। दैट मीन्स ये वाला फिर से डिवाइड नहीं करेगा और ये फिर से किस में जाएगा? डिवीजन में। ये पैटर्न बच्चों चलता ही रहता है। और ये पैटर्न क्या है कि दो नए सेल्स जो बनते हैं, जो दो डॉटर सेल्स बन करके आते हैं उसमें से एक डिफरेंशिएट करेगा, एक डिवाइड करेगा। इसको हम और कैसे समझे? इसको एक तरीके से ऐसे लिखते हैं, मान लो ये हमारा एक सेल है। क्या है बच्चों? एक सेल है। इस सेल को करना था डिवाइड। क्या करना था? डिवाइड। तो इसने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग टू डॉटर सेल। ये देखो ये दो डॉटर सेल हैं, बना लिया हमने दो डॉटर सेल। अब इस डॉटर सेल में ये वाला जो था ये सेल किस में चला गया? इट अंडरगो डिफरेंशिएशन। फिर से समझा रही हूं दूसरे तरीके से, इट अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों करता है कोई सेल? टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये वाला अभी खाली है। अब ये क्या करेगा बच्चों? ये फिर से जाएगा डिवीजन में, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐसे लिखते हैं बच्चों, इस स्टेप ने क्या किया था? इस सेल ने किया था डिवीजन, है ना। अब ये सेल करेगा डिवीजन, सिर्फ यही सेल। क्यों? क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट कर गया है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चों? एज इट इज रहेगा। अब ये डिवाइड करेगा तो इसके डिवीजन से कितने सेल बनेंगे? इसके डिवीजन से फिर से दो नए सेल बने, है ना। ये वाला पहले से डिफरेंशिएटेड था, इसको हमने टच नहीं किया है। ये जो दो नए सेल बने हैं वो इसके डिवीजन से बने हैं। अब क्या होगा? पैटर्न वही फॉलो होगा। ये वाला जो बना है ये फिर से किस में चला जाएगा? दिस विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, ठीक है। दैट मीन्स जो बचा है वो कौन सा है? ये वाला बचा है। अब ये क्या करेगा? फिर से डिवाइड करेगा। दैट मीन्स पहले कितना सेल था? एक सेल। फिर कितने बने? दो सेल। फिर कितने बने? तीन सेल। यही पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट कितना बनेगा? चार। अब मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम से रिलेट करवाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये देखो, ये एक सेल था। ये क्या था बच्चों? एक सेल। दिस इज दी वन सेल। इसने किया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद ये सेल बना और ये सेल बना, है ना। अब क्या हो रहा है? ये वाला सेल किस में चला गया है? डिफरेंशिएशन में। तो इसने डिवाइड नहीं किया, इस वाले ने डिवाइड किया, ये और ये बनाया। फिर इसमें से क्या होगा? एक डिफरेंशिएट कर जाएगा, एक नॉर्मल रहेगा। तो बार बार एक ही सेल ज्यादा बन रही है। देखो, एक बना, फिर दो, फिर यहां तीन दिखाई दे रहा है, यहां पर चार, यहां पर पांच। ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि आउट ऑफ द टू डॉटर सेल फॉर्म, हाउ वी गोना डिफाइन इट? वी गोना डिफाइन इट आउट ऑफ द two daughter cell formed, only one cell divide and other cell differentiate.
एंड अदर सेल डिफरेंशिएट। तो अगर आपसे पूछे कि कांस्टेंट रेट पर चल रही है, बिल्कुल कांस्टेंट रेट पर चल रही है। पहले 1 था, 2 हुआ, 2 से कितना होगा 3, 3 से कितना होगा 4, तो हमेशा एक ही सेल बढ़ रहा है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट अकर्स एट कांस्टेंट रेट। तो ये डिफरेंस है बच्चों, याद रखना। तो हम एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, हम एग्जाम्पल इसका क्या लिखे, हम एग्जाम्पल लिखे कि किसी भी चीज की लेंथ बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रूट का इलोंगेशन हो रहा है, रूट का इलोंगेशन अगर हो रहा है तो उसमें कौन सी रेट चलेगी, कौन सी ग्रोथ चल रही है, कांस्टेंट ग्रोथ चल रही है। तो ऐसी ग्रोथ रेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसी ग्रोथ रेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, दैट इज रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, है ना। अब मैं इसको ऐसे समझाती हूं बच्चों, अगर हमें किसी ग्रोथ रेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे सेकंड, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, तो हम उस रिप्रेजेंटेशन को भी लेंगे। ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, चलो बनाते हैं ग्राफ। तो हमने ग्रोथ रेट को डिफाइन कैसे किया था, ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, तो वाई एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस पर हम क्या लिख दें, टाइम। यहां पर हम लेते हैं किसी चीज की लेंथ बढ़ रही है, किसी पार्ट ऑफ द प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, दैट इज एल, टी फॉर टाइम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब मान लो किसी पार्ट, रूट का ही मान लो, रूट का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो रूट की इनिशियल लेंथ क्या होगी बच्चों, इनिशियल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, एल नॉट, लिखते भी चलते हैं बच्चों, एल नॉट इज व्हाट, इनिशियल लेंथ। एक पर्टिकुलर मान लो 1 साल के बाद देख रहे हो आप, तो ऑब्वियसली कुछ लेंथ में इजाफा होगा, लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, लेंथ बढ़ गई। और अब जो लेंथ आ रही है, अब जो लेंथ आ रही है दैट इज एल टी। तो एल टी क्या है, एल टी क्या है, फाइनल लेंथ। एल टी क्या है बच्चों, एल टी इज फाइनल लेंथ। यहां हम लिखते हैं लेंथ, लेंथ एट टाइम टी, जो भी टाइम हो बच्चों, 5 साल, 10 साल, 100 साल, जितने साल के बाद भी तुम लेंथ को मेजर कर रहे हो, वो फाइनल लेंथ निकल के आती है एल टी। तो तुम्हें ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, तुम्हें एक लीनियर ग्राफ नजर आ रहा है ना, यस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि तुम्हें शेप कैसा मिलता है जब तुम एक अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को ग्राफिकली प्लॉट करते हो, तो यू गेट अ लीनियर रेट, ठीक है, लीनियर। और इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट, सॉरी, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, जो हमारा किससे मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों फिजिक्स वगैरह पढ़ते होगे, आप सबको पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमें अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में ऐसी ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ कर्व मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे तरीके की ग्रोथ रेट की, जो कि क्या है, जैसे सेकेंड, दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट क्या होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होती है, ऐसे याद रखना, हाँ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है, एक सेल है, इस सेल ने क्या किया बच्चों, डिवाइड किया। एक सेल जब डिवाइड करेगा, सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल, बना लिया। अब दोनों डॉटर सेल जो बन के आती है ना, वो फिर से क्या करती है बच्चों, डिवाइड करती है। ये वाली भी फिर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी, फिर से ये सारे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, शुरू में जितने भी सेल बन रहे हैं सारे के सारे सेल साथ में डिवाइड करके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। इसीलिए यहां पर 2 था, यहां पर कितने बने, 4। अब ये 4 सेल डिवाइड करेंगे, यहां पर 2 बनेगा, यहां पर 2 बनेगा, ये वाला 2 बनाएगा, ये वाला 2 बनाएगा। देखो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8, है ना। तो क्या तुम्हें कांस्टेंट रेट मिल रही है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है, -2, इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है, -4। अब 8 के 8 सेल डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे, 16। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, -8। तो ये जो ग्रोथ रेट हो रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। तो हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को बच्चों पहले डिफाइन करते हैं। ये अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से अलग क्यों है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या हो रहा था,
दोनों में से सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर रही थी, एक डिफरेंशिएट कर जा रही थी। यहां क्या हो रहा है, जो भी सेल मिल रही हैं दोनों ही किस में जा रही हैं, दोनों ही डिवाइड कर रही हैं। यहां पर अभी शुरुआत में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे बोथ डॉटर सेल्स undergo डिवीजन, अंडरगो डिवीजन। यहां पर जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट है बच्चों, दैट इज नॉट कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखो, हमें पता है बच्चों एम्ब्रियो किससे बनता है, एम्ब्रियो बनता है जब जाइगोट में डिवीजन होती है। ठीक है, जब जाइगोट में डिवीजन होती है तब जाकर के एम्ब्रियो बनता है। तो जब शुरू में जाइगोट डिवाइड करता है तो उस टाइम पर जो ग्रोथ रेट होती है दैट इज अ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। इसके लिए एनसीईआरटी ने भी एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट मी शो यू दैट डायग्राम फर्स्ट। ओके, ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, बट वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लांट इज ऑल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जाइगोट ने डिवाइड किया है। तो एक जाइगोट ने देखो जब डिवाइड किया, ये देखो पहले दो थे, जब सिंगल से एक बार डिवाइड किया होगा दो बन गया होगा, फिर दो से देखो कितना बना, चार बना। ठीक है, चार से डिवीजन हुआ तो कितना बनेगा बच्चों, देखो 8 बन गया। तो क्या हो रहा है, यहां पर डबल हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, इसके बाद फिर डिवीजन हो रही है। तो यहां पर देखो ये सारा का सारा फेज एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, डबल हो रहा है ना। और हमने अभी ऐसा कब पढ़ा था कि जितने भी सेल बने सारे के सारे डिवाइड कर जाए, ऐसा कब होता है, ज्योमेट्रिक फेज में। इसको हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। अब देखो ये 8 के 8 सेल डिवाइड करके बने, इतने सारे सेल्स बन गए। इसमें एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये जो सेल्स होंगे सिर्फ यही अब डिवाइड करेंगे, बाकी लाइट ब्लू वाले सेल सारे के सारे अपनी कैपेसिटी लूज कर जाएंगे। और कैपेसिटी लूज करने का मतलब क्या है, ये क्या कर जाएंगे, डिफरेंशिएट। ये क्या कर जाएंगे बच्चों, डिफरेंशिएट। और करना जरूरी भी तो है, क्योंकि जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से ही एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होगी तो स्पेसिफिक ऑर्गन बनेगा। स्पेसिफिक ऑर्गन का अपना काम होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, और वो जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा ना हो तो डिविजन ऑफ लेबर हमारे में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जाइगोट में जब अर्ली डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो बनाने के लिए, उस टाइम पर ज्योमेट्रिक चल रही है। जब बाद में डेवलपमेंट होती है तो उस टाइप में क्या चलने लगता है, अर्थमेटिक फेज। तो अगर क्वेश्चन आए बच्चों, अगर क्वेश्चन आए कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब शुरू में जब जाइगोट डेवलप करता है तो कैसी ग्रोथ रेट होती है, तो तुम बोलोगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। कैसी बच्चों, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। और पूछा जाए बाद में कैसी होती है, तो बाद में क्या बोलोगे, बाद में बोलोगे अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। तो मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, लेट एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने क्लियर कर लिया यहां से। ठीक है, यहां पर भी ये देख लेते हैं, जब तुम ग्राफ को प्लॉट करोगे तो तुम्हें कैसा रिजल्ट दिखाई देगा। तो लेते हैं एक नया पेज। यस, यहां पर क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि कोई ऑर्गन का वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, टाइम, जैसे वहां पर लिया था एक्स एक्सिस पर t, यहां पर वेट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ये हमारा हो गया है वाई एक्सिस पर। मान लो इनिशियल वेट क्या होगा बच्चों, इनिशियल वेट हम ले रहे हैं W0। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे वेट बढ़ रहा है, उसके बाद एक टाइम का वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यार हर हमारी बॉडी का एग्जाम्पल हो तो हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक वेट है, वो उतना बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, उससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही शो किया कि वेट ऑफ द ऑर्गन इनिशियली क्या था, W0, एक टाइम के बाद वो हो गया है
एक टाइम के बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है ना, कांस्टेंट। हमने बना लिया कांस्टेंट, ठीक है, यस। तो ये जो फाइनल वेट है मैं इसको क्या लिखूंगी, फाइनल वेट मैं लिखूंगी डब्ल्यू टी। तो इक्वेशन इसका क्या बन के आता है, डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। क्या बन के आता है, डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, जहां पर डब्ल्यू टी क्या है बच्चों, फाइनल वेट, फाइनल वेट, या हम क्या लिखेंगे, वेट एट टाइम टी, जो भी टाइम आपने लिया है 5 साल 10 साल 100 साल। डब्ल्यू नॉट क्या है, इनिशियल वेट, इनिशियल वेट एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया था, ठीक है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। आर क्या है, ग्रोथ रेट, कौन सी ग्रोथ रेट, जेमेट्रिक ग्रोथ रेट, जेमेट्रिक ग्रोथ रेट। एंड टी क्या है बच्चों, टाइम, ठीक है। और जो शेप मिल रही है ग्राफ की, जो शेप मिल रही है ग्राफ की वो कैसी है, वो है सिग्मोइड शेप, सिग्मोइड, एस की तरह है ना बच्चों, एस शेप कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड शेप कर्व। तो यही क्वेश्चन आता है बच्चों आपसे ग्राफ रिलेटेड, हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे कि हमसे ज्यादा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आए, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्री का इक्वेशन बताओ, तो ये इक्वेशन है, ज्योमेट्री का ग्राफ बताओ, तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो शुरू शुरू में इतना ज्यादा वेट नहीं बन रहा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम लैग फेज बोलते हैं। उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना शुरू कर दिया, है ना, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लॉग फेज, या हम बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज, या हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, जब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगा और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गया है, तो हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुक गया है। तो वी कैन से दैट यहां पर हम ग्राफ को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लैग फेज, जब इतना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा, जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था लॉग, एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल फेज, और इसलिए लॉग की वैल्यू इस्तेमाल होती है इसको कैलकुलेट करने में, बट हम कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, हमारा स्टेशनरी फेज है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ जिसका इस्तेमाल होता है, वन इज अर्थमेटिक एंड वन इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दोनों तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, देयर आर 2 वेज बाय विच अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कैन बी मेड। अगर हमें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है लिविंग सिस्टम का कि ग्रोथ किसमें ज्यादा है, तो 2 अलग तरीके का ग्रोथ रेट यूज किया जाता है, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है बच्चों, टोटल, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना, क्या मतलब होता है, टोटल। तो हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और टोटल ग्रोथ निकालोगे कैसे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। रिलेटिव क्या होता है यार, रिलेटिव का मतलब जैसे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, आपके किसी और बच्चे से रिलेट करके बताया जाता है, यार आपके उससे इतने ज्यादा है, इतने कम है। तो जब हम किसी चीज को कंपेयर करें, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, है ना, ठीक है, तो वहां पर रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग बिटवीन 2। तो अगर हमें 2 चीज, मान लो 2 लीफ को कंपेयर करना है, तो उस वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। जैसे ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल भी है हमारे पास। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या करते हैं हम, टोटल ग्रोथ तो निकालते ही हैं, बट हमें रिलेट करना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल ग्रोथ। जैसे तुम टेस्ट देते हो ना बच्चों, तो टेस्ट में भी तुम अपनी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, अभी तुम्हारा कितना अच्छा मार्क्स आया, इनिशियली तुम कितना अच्छा करते थे, ठीक है। इनिशियली इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, इसको भी तुम मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो हमारा
एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ निकल करके आ जाएगा। मैंने डेफिनेशन यहीं लिख दी है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको समझोगे तुम्हें एब्सोल्यूट रिलेटिव आराम से समझ में आ जाएगा। ये लीफ ए है बच्चों, ये लीफ बी है। लीफ ए का जो पहला तुम्हारा साइज दिखाई दे रहा है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लीफ ने ग्रो किया होगा, ठीक है। ग्रो करने के बाद जो साइज है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम दोनों में हम कॉन्स्टेंटली लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम इमेजिन करना है। जो लीफ बी है वो पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, ग्रोथ करने के बाद वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई है। अब तुम बताओ कि किस लीफ ने ज्यादा ग्रो किया है। तो अगर हमें कंपेयर करना है क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो अभी हमने पढ़ा ना कि हमें कौन सा ग्रोथ रेट लेना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वाला। तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालो और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालो। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, इस पत्ती का भी निकालो और इस पत्ती का भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालो। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 10 माइनस 5 अपॉन टाइम। तो टाइम मान लो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कांस्टेंट टाइम मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। तो यहां पर कितना आया? इनटू 100। तो यहां पर आया है बच्चों, क्या मल्टीप्लाई करोगे? 500%, ठीक है। यहां पर अगर मैं ग्रोथ रेट निकालूं तो यहां पर भी 55 माइनस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। तो यहां पर भी क्या आया? 5 इंटू 100, 500% ग्रो कर गई है भाई दोनों। अकॉर्डिंग टू द डेटा व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, व्हाट इज देयर इन द एनसीईआरटी, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि जितनी लीफ ए ने ग्रो किया है उतना ही लीफ बी ने ग्रो किया है, क्योंकि दोनों में परसेंटेज बिल्कुल सेम आ रहा है। चलो ठीक है, मानते हैं, अभी मान के चलते हैं कि दोनों ने सेम ग्रो किया है। लेकिन अब निकालो रिलेटिव। रिलेटिव कैसे निकालोगे? रिलेटिव कैसे निकालते हैं बच्चों? टोटल निकालते हैं, ठीक है। मतलब 10 माइनस 5 अपॉन इनिशियल। इनिशियल क्या था? 5 इंटू 100, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? 5 अपॉन 5 इंटू 100। तो तुम्हारा 100% ग्रोथ है यहाँ पर, जस्ट 100% ग्रोथ। यहां पर देखो रिलेटिव ग्रोथ रेट में हमें क्या 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 फॉर्मूला लिखा है? हमने रिलेटिव ग्रोथ में फॉर्मूला लिखा है टोटल। टोटल कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो 55 माइनस 50 अपॉन इनिशियल, दैट इज 50 इंटू 100। तो 55 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 50 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना मिला बच्चों? 10%। मतलब अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट ग्रोथ लेकर के चलूं, सिर्फ एब्सोल्यूट ग्रोथ लेकर के चलूं, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पत्तियों ने सेम ग्रो किया है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर देखो जस्ट डबल हो गए हैं, 5 से 10। यहां पर अगर 50 से 100 हो जाते ना तब हम बोलते सेम ग्रोथ किया है, बट ऐसा नहीं है। ये हमें कब पता चला? जब हमने रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाली तो हमें पता चला कि ए वाली लीफ ने रिलेटिवली ज्यादा ग्रोथ किया है एज कंपेयर टू दी बी, ठीक है। तो ये होता है बच्चों रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम। टोटल ग्रोथ कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करके, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ठीक है, टाइम जो भी दिया है इंटू 100 कर दो, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? टोटल ग्रोथ। टोटल ग्रोथ कैसे निकलती है? एकदम ऊपर की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ग्रोथ, अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100। और यही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है दोनों लीफ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है बच्चों। सो बहुत इजी तरीके से हमने दोनों चीजें कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर द ग्रोथ? तो ग्रोथ के लिए हमें पानी चाहिए। अब पानी क्यों चाहिए बच्चों? सबको पता है अगर पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी ना, क्योंकि आपको पता है पानी इज द प्रोडक्ट,
इट इज द रॉ मटेरियल, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ चुका है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। ये सारे के सारे प्रोसेस लिंक्ड है ना, और ग्रो करने के लिए भैया एनर्जी चाहिए ना, तो इसीलिए हमें वाटर चाहिए। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हर प्लांट पार्ट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ कराने के लिए बच्चों ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और वैसे भी आपको पता है बच्चों, ऑक्सीजन इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन से भी लिंक्ड है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वी नो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनएरोबिक। अब वी नो बिकॉज हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, यस न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए खाना पीना चाहिए, प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए भी खाना चाहिए। उनका खाना क्या है? न्यूट्रिएंट। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको, सारे नहीं। तो एसेंशियल में बच्चों हमें पढ़ना होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये भी पढ़ेंगे जब हम मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इनके जितनी डिमांड में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनका मैक्रो और माइक्रो नाम दिया हुआ है। मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं ये मिनरल एलिमेंट्स, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को अपनी ग्रोथ कराने के लिए, तो उनको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो उनको जिनकी एसेंशियल, मतलब जो एसेंशियल तो है बट रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो उनको हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट बट इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे लिंक करेंगे ग्रोथ के लिए? बिकॉज हर चीज की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर ना मिले तो ग्रोथ रुक सकती है। जैसे हम अपनी बात करें, हमारे अंदर सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक साथ मतलब सही तरीके से चल सके, हमारा भी बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हमें कुछ करने का मन थोड़ा करता है, हमारी बॉडी सिर्फ रेस्ट करना चाहती है, क्योंकि फीवर इज नॉट द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें हमारी एक्टिविटीज होंगी, है ना। तो यस, हर चीज के लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। लाइट क्यों जरूरी है बच्चों? लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो वही सारी चीजें होंगी, है ना। मतलब वो वाला तुम रिलेट कर सकते हो। पानी और भी चीजों के लिए एसेंशियल है बच्चों। पानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी तो होता है पानी का, ठीक है। कौन कराता है? वाया जाइलम। और पानी क्यों एसेंशियल है हम सबको पता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी का यूज क्या है? ग्रोथ। क्यों हम बोल रहे हैं ग्रेविटी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर ग्रोथ, वन ऑफ द कंडीशन फॉर ग्रोथ? बिकॉज हमें पता है रूट ग्रो करती है टूवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। इसीलिए रूट की ग्रो को हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। जियो इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो हमने वो सारी कंडीशंस ले ली जो एसेंशियल्स हैं, जो मतलब जो जरूरी है फॉर ग्रोथ, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा कि प्लांट ऑर्गन में ग्रोथ कैसी होती है। तो क्वालिटेटिव एंड एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक तो पहली बात किस में होती है बच्चों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। और प्लांट ऑर्गन एक लिविंग है तो इसमें एक्सटेंसिव तो चलेगा नहीं। यहाँ पे भी एक्सटेंसिव दिखा हुआ है, काट दो, ठीक है। और हमने लिखा हुआ है कि हम मेजर करते हैं, मास वगैरह बढ़ता है, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो हम उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इंटरनली होती है तो इंट्रिंसिक बोलते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम द ग्रोथ इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ डिफरेंस कैसे है? जो ग्रोथ इन प्लांट्स होती है वो लोकलाइज्ड होती है, इनडेफिनेट होती है, बिल्कुल सही बात। बीइंग इनडेफिनेट, ठीक है। हैविंग इनडेफिनेट लाइफ स्पैन, इनडेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता बच्चों, अमर थोड़ी है प्लांट्स, प्लांट्स का भी लाइफ स्पैन है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत है। हैविंग डेफिनेट लाइफ स्पैन, तो डेफिनेट लाइफ स्पैन तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हो सकता है, तो ये भी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब का आंसर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इनडेफिनेट है, यहाँ पर लोकलाइज भी, तो ज्यादा बढ़िया ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट्स। ये मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब झड़ जाते हैं, ठीक है, तो इनकी ग्रोथ जो है, इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है ना, जबकि रूट्स लगे हुए होते हैं और ग्रोथ करते चले जाएंगे जब तक प्लांट जिंदा है, तो रूट्स की ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड। तो ये याद रखना कि रूट की ग्रोथ कैसी है बच्चों, अनलिमिटेड, ये झड़ जाते हैं फिर से नए आते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज इनडेफिनेट इंक्रीज इन साइज, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्गन की साइज लिमिटेड है, वो स्टेशनरी लेवल पर आ सकती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में देखा हुआ है। इररिवर्सिबल इंक्रीज, यस, शुरुआत के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बताया था कि प्लांट ऑर्गन हो, प्लांट का पार्ट हो, जो भी होगा दैट, जो भी ग्रोथ में इंक्रीज होगा दैट वुड बी इररिवर्सिबल ग्रोथ। रिवर्सिबल यहां पर गलत है, यहां पर भी रिवर्सिबल गलत है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ परचुएशन। सेल परपेचुएशन मतलब खुद से ग्रो कर जाना, और ऐसे सेल्स कौन से होते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये सारे के सारे सेल परमानेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे सेल किसके हिस्से हैं, परमानेंट टिश्यू के हिस्से हैं, और परमानेंट टिश्यू के पास सेल्फ परपेचुएशन की एबिलिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में नाम ही मेरिस्टेम आ रहा है, और मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, मैम ने बताया था, दैट मीन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। नेक्स्ट है, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, प्लांट ग्रोथ यूनिक क्यों होता है, बिकॉज प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनेट होती है, या हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, ठीक है, या हम ओपन ग्रोथ बोलते हैं। अब देख लो ऑप्शन कहां पर है, क्लोज्ड है नहीं, डिफ्यूज्ड है नहीं, लिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, विच पैरामीटर्स यूज टू मेजर ग्रोथ इन फ्लैट ऑर्गन्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, फ्लैट ऑर्गन्स लाइक लीव्स में हम क्या देखते हैं, सरफेस एरिया का बढ़ना देखते हैं। यस, ये हमने देख लिया सरफेस एरिया, ठीक है। वेट वगैरह हम किसकी बात करते हैं, वेट में जैसे फ्रूट हो गया, फ्रूट की वेट, स्टोरेज ऑर्गन की वेट, ठीक है, ओके। लेंथ में किसकी बात करते हैं, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है, शूट टिप, रूट टिप की लेंथ, पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तो हमने पढ़ा हुआ था कि डायरेक्ट मेजरमेंट प्रोटोप्लाज्म का करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने इनडायरेक्ट मेजर्स पढ़े हैं। इनडायरेक्ट मेजर्स में क्या पढ़े, लेंथ का बढ़ना, वेट का बढ़ना, और साइज का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, ये सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं बच्चों। डायरेक्ट डिफिकल्ट कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को पढ़ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनसीईआरटी रीड करके आना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।